हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट बीएड। सो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही हॉट टॉपिक है अभी के लिए। वो है प्रैक्टिकल और वाइवा क्वेश्चंस जो आपके होने वाले हैं। अभी हाल ही में एमडीयू की नोटिफिकेशन आई है कि 19 जुलाई तक आप लोगों के प्रैक्टिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो कभी भी नोटिस आ सकता है, आपको कभी भी डेट आ सकती है कि आपका एग्ज़ाम कब कौन सी डेट को होने वाला है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिकल्स में पूछे जा सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस आज तक वाइवा वॉइस में पूछे गए हैं। तो उन्हीं के ऊपर, उन्हीं जो कुछ हमारे पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं उन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस घूमते हैं और उन्हीं के ऊपर फ्रेम करके टीचर कोई ना कोई क्वेश्चंस पूछते हैं आपको। और इसमें इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है कि सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक्स जो पूछे जाते हैं वाइवा में वो सारे मैंने कवर करने की कोशिश करी है और उनके आंसर्स भी हैं ताकि आप लोग को हेल्प मिल जाए। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने फर्स्ट ईयर के लिए वीडियो बनाया था, उसमें आंसर्स नहीं थे, तो बहुत लोगों के क्वेरीज आई थी कि मैम प्लीज़ इनके आंसर्स भी साथ में दीजिए। तो इस बार मैंने कोशिश की है कि आपको एक आंसर्स भी दे दूँ ताकि एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाए, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और किस तरह के आंसर्स आप दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, किस टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आते हैं वो टॉपिक्स मैंने दिए हैं और उनका थोड़ा सा जिस्ट दिया है। क्योंकि जब टीचर आपसे क्वेश्चन पूछेगा वाइवा में, वो यही जानना चाहेगा कि आपको उसका अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, उस टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज है कि नहीं, अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं। बहुत डिटेल में तो आपको बताना नहीं है, सिर्फ उतना ही बताना है ताकि टीचर समझ जाए कि हाँ, बच्चे को इस सब्जेक्ट की, इस टॉपिक की नॉलेज है। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है लेसन प्लान। लेसन प्लान आप लोगों ने जो हमारी प्रैक्टिकल्स बनती हैं सेकेंड ईयर में, उसमें भी हम लेसन प्लान्स बनाते हैं। बहुत से बच्चों ने बनाए भी होंगे और काफ़ी लोग अभी बनाएंगे। तो लेसन प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन आई थिंक कि ज़रूर आएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं लेसन प्लान होता क्या है। लेसन प्लान के ऊपर मैंने अलग से भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं मेरे चैनल में जाके। A lesson plan is the instructor's roadmap or the teacher's roadmap or plan of what students need to learn, how it will be done effectively during the class time to achieve learning objectives. कोई भी टीचर जब पढ़ाने जाता है किसी भी क्लास में, कोई भी लेक्चर लेने से पहले, तो वो एक प्लान तैयार करता है कि मैं क्या पढ़ाऊँगा, किन बच्चों को मुझे पढ़ाना है, कितना ड्यूरेशन होगा, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करके मुझे पढ़ाना है, और इफ़ेक्टिव लर्निंग, इफ़ेक्टिव एनवायरनमेंट कैसे बनाना है ताकि बच्चे उस चीज़ को ग्रैब कर सके और जो भी मेरा ऑब्जेक्टिव है मैं उसको अचीव कर सकूं। ठीक है, टीचर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि बच्चों को जो भी टॉपिक वो समझाने जा रहा है वो अच्छे से समझ में आ जाए, बच्चों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए उस चीज़ की। ठीक है, तो यही लेसन प्लान होता है। लेसन प्लान इज़ द teacher's plan of what students need to learn and how it will be done effectively during the class time to achieve learning objectives. ठीक है, अब कुछ ये भी देख लेते हैं कि किन पार्ट्स में डिवाइड होता है ये। सबसे पहले प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन, कि टीचर पहले जानेगा कि किन बच्चों को वो पढ़ाने जा रहा है, किस तरह की क्लास है, किस तरह के बच्चे हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, किस तरह के बच्चों को वो पढ़ाने जा रहा है। उसके बाद हमें कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, उसके बाद हमारे एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, टीचिंग एड किस किस चीज़ों का इस्तेमाल करके हमें पढ़ाना है। फिर प्रीवियस नॉलेज वो देखेगा, बच्चों की प्रीवियस नॉलेज क्या है उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। फिर इंट्रोडक्शन देगा कि कौन सा टॉपिक वो पढ़ाने जा रहा है और उसके बाद वो एक्चुअल में वो सब्जेक्ट को, वो टॉपिक को पढ़ाएगा। ठीक है, ये होता है आपका लेसन प्लान। आई होप आपको समझ में अगर आ जाएगा तो आप इजीली अपनी लैंग्वेज में बना के टीचर को बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग पे भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माइक्रो टीचिंग इज़ अ टीचर ट्रेनिंग एंड फैकल्टी डेवलपमेंट टेक्निक। ठीक है, एक टीचर ट्रेनिंग की एक टेक्निक है ये माइक्रो टीचिंग, वेयर द टीचर रिव्यूज़, जो भी इंस्ट्रक्टर है, जो भी वहाँ पे ऑब्जर्वर है, वो रिव्यू करता है टीचिंग सेशन को। मान लो कि आप एक ट्रेनी टीचर हो। ठीक है, आप ट्रेनी टीचर हो, आप स्कूल में जाओगे, वहाँ पर हम क्या करेंगे, आपके साथ के जो भी 5-6 ग्रुप के और ट्रेनी टीचर्स हैं वो सब मिल के एक क्लास का एनवायरनमेंट बनाएंगे। आप एज अ टीचर का रोल प्ले करोगे और जो बाकी आपके ट्रेनी टीचर्स हैं वो एज अ स्टूडेंट प्ले करेंगे। तो एक क्लास का एनवायरनमेंट हम बनाएंगे, उसमें आप जो भी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो वो टॉपिक आप पढ़ाओगे
और जो इंस्ट्रक्टर है वो वहाँ पे ऑब्जर्व करेगा और वहाँ पे कैमरा भी लगा रहेगा। तो जब आप पूरा ट्रेनिंग दे देंगे तो उसके बाद आपके पूरे ट्रेनिंग टीचिंग प्रोसेस को ऑब्जर्व किया जाएगा और आपके जो दूसरे सहपाठी हैं उनसे भी आपका फीडबैक लिया जाएगा। तो ये फीडबैक आपके बिहेवियर को, आपकी टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए एक टेक्निक यूज़ की जाती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पढ़ लेते हैं एक बार। माइक्रो टीचिंग इज अ टीचर ट्रेनिंग एंड फैकल्टी डेवलपमेंट टेक्निक वेयर बाय द टीचर रिव्यूज अ रिकॉर्डिंग ऑफ अ टीचिंग सेशन in order to get constructive feedback from peers and our students about what has worked and what improvements can be made to their teaching technique। ठीक है, हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, आपकी जो भी कोई अगर खामियां हैं उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये होती है माइक्रो टीचिंग। उसमें ड्यूरेशन भी कम होता है। माइक्रो क्यों बोला जाता है? जो आपका ड्यूरेशन है वो भी कम होगा, टॉपिक भी बहुत ही स्मॉल टॉपिक के ऊपर आप प्रेजेंटेशन देंगे और जो सहपाठी हैं वो भी बहुत कम रहेंगे, तो हर चीज़ माइक्रो रहेगी इसमें। उसके बाद देख लेते हैं अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट के ऊपर भी अलग से एक वीडियो बना हुआ है, बहुत डिटेल्ड वीडियो है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है? अचीवमेंट मीन्स बच्चों ने जो भी अचीव किया है। ठीक है, आपने जब कोई यूनिट पढ़ाया या कुछ भी चीज़ पढ़ाया, कोई सब्जेक्ट पढ़ाया, अगर आपको टेस्ट करना है कि बच्चों ने कितना अचीव किया है, कितना ग्रैब किया है, कितनी उनकी अंडरस्टैंडिंग है उस चीज़ को लेके, उस चीज़ को जब हम टेस्ट करते हैं तो उसको सिंपली बोल देते हैं अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, अचीवमेंट टेस्ट आर यूज्ड बाय द टीचर्स टू मेजर और टेस्ट द अचीवमेंट्स एंड सक्सेस अचीव्ड इन एनी पर्टिकुलर फील्ड बाय अ स्टूडेंट। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। कुछ हो सकता है आपसे पूछ लें कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं अचीवमेंट टेस्ट को बनाने में। सबसे पहले प्लानिंग ऑफ टेस्ट होता है। टेस्ट की आप प्लानिंग करते हो, क्या बनाना है, कैसे बनाना है। उसके बाद आप एक डिज़ाइन तैयार करते हो, प्रिपेयर करते हो डिज़ाइन। ठीक है, किस टाइप का टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, कितने क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद आप एक ब्लूप्रिंट बनाते हो। ब्लूप्रिंट मतलब आप एक मैप बनाते हो कि किस तरह से आप सेटिंग करेंगे, किस क्वेश्चंस को कितने मार्क्स का देंगे, कितनी ड्यूरेशन का देंगे, कितना ड्यूरेशन होना चाहिए। ओवरऑल आप एक मैप बनाते हो। उसके बाद प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट बनाते हो। एक्चुअल में पेपर कैसा दिखता है वो आप एक ड्राफ्ट बना के तैयार करेंगे। फिर एनालिसिस करेंगे कि उसमें कोई खामियां तो नहीं है, ट्राई आउट करेंगे, कोई चेंजेस की ज़रूरत तो नहीं है। उसके बाद फाइनल ड्राफ्ट बनता है और लास्ट में स्टैंडर्डाइजेशन हम देखते हैं कि एक्चुअल में जो हमने टेस्ट बनाया है क्या वो हमारे ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है, हम जो देखना चाहते हैं, हम जो टेस्ट करना चाहते हैं, क्या वो उस चीज़ पे खरा उतरता है, क्या उस टेस्ट के को हम बच्चों को देके हम ये देख सकते हैं कि जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों ने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है, किस चीज़ की नॉलेज हम टेस्ट करना चाहते हैं, क्या वो टेस्ट सफिशिएंट है उस चीज़ के लिए। तो ये आपके कुछ स्टेप्स होते हैं अचीवमेंट टेस्ट में। नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स को लेकर भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। बेसिकली 3 टाइप के आपके एड्स होते हैं, विजुअल एड्स, ऑडियो एड्स और ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है, नाम से ही आप समझ जाएंगे, आप सब लोग बहुत समझदार हैं। आप जस्ट आपके लिए, आप सबको ये पहले से आता होगा, आई एम श्योर आप सबको ये पहले से आता होगा। दिस इज़ जस्ट फॉर द रिवीजन, कि हमें कोई एक ऐसा वीडियो मिल जाए कि हमें एक ना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ ये सब तो हमें पहले से आता है, और हमें एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ताकि हम पहले से अपने आप को ना प्रिपेयर कर सकें उस चीज़ के लिए। ठीक है, विजुअल एड्स कौन से होते हैं? एज द नेम सजेस्ट, टीचिंग एड्स दैट इंक्लूड्स विजुअल्स आर कॉल्ड विजुअल एड्स। ठीक है, कोई चीज़ जो हमें दिखाई देती है, जो हम दिखा के बच्चों को पढ़ाते हैं, चार्ट हो गए, मॉडल्स हो गए, कोई ऑब्जेक्ट को दिखाकर किसी भी चीज़ को जब हम दिखा के पढ़ा रहे हैं तो वो विजुअल एड्स में आ जाएगा। उसके बाद ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो एड्स हेल्प्स टू इम्प्रूव द लिसनिंग एंड द कम्युनिकेशन स्किल्स। कोई भी चीज़ हम सुना के बच्चों को समझाना चाहते हैं, ठीक है, रेडियो के माध्यम से या कोई भी ऑडियो के माध्यम से हम कोई चीज़ सुना के बच्चों को समझाना चाहते हैं, तो वो ऑडियो एड्स में आ जाएगा। ऑडियो विजुअल एड्स, वीडियोज़ एंड एनिमेशंस आर यूज्ड इन द क्लासरूम टू एक्सप्लेन कंसेप्ट्स बेटर। ऑडियो विजुअल में आपका दोनों आ गया, जिसमें आवाज़ भी आ रही है और पिक्चर भी आ रही है। जो आपका इंटरनेट है, टीवी है,
जिसमें आपके मल्टीमीडिया जितनी भी चीज़ें हैं, जिसमें आपकी आवाज़ और वीडियो दोनों आएगी, तो वो आपके ऑडियो विजुअल एड्स में आ जाएंगे। ठीक है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि किस प्रकार के एड्स आप यूज़ कर सकते हैं बच्चों को पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाने में, तो इनमें से आप किसी भी चीज़ का नाम ले सकते हैं। अगर आपको आइडिया रहेगा ना तो आप इजीली आंसर्स दे देंगे। 3 प्रकार के आपके एड्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं CCE, जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर भी अलग से एक वीडियो बना हुआ है। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, CCE का फुल फॉर्म है फॉर द ओवरऑल एंड कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, अ प्रोसेस ऑफ असेसमेंट mandated by the Right to Education Act of India in 2009. This approach to assessment was introduced by the state governments in India as well as the CBSE in India for students of 6 to 10 grades and 12 in some schools. क्या है बेसिकली कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन? कॉन्टिन्यूस का मतलब कि लगातार बच्चों का विकास होता रहे, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, 2 चीज़ें कही गई थी इसमें, एक तो बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए और लगातार डेवलपमेंट होते रहना चाहिए। फॉर द ओवरऑल एंड द कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, ये चीज़ लाई गई थी किसके द्वारा? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में लाई गई थी। ये एक्ट बनाया गया था जिसमें CC प्रोग्राम को इंक्लूड किया गया था स्कूल्स में, और ये स्टेट गवर्नमेंट और CBSE ने इंक्लूड किया था पहले 6 to 10 ग्रेड्स तक के बच्चों में, और उसके बाद कुछ स्कूल में 12th ग्रेड तक के बच्चों में भी इंक्लूड किया गया था। आजकल बेसिकली जितने भी स्कूल्स हैं उसमें CCE प्रोग्राम ही चलता है कि बच्चों को सिर्फ हम करिकुलम पे ध्यान नहीं देते हैं, करिकुलम और को करिकुलर एक्टिविटीज़ दोनों पे ध्यान देते हैं जिसमें बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। ठीक है, हमें सिर्फ बच्चों को किताबी कीड़ा नहीं बनाना है, बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, उनको गेम्स में भी आगे बढ़ाना है, म्यूज़िक में भी सिखाना है, जिस भी फील्ड में वो जाना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में उनकी रुचि है, तो सब चीज़ों में उनको हमें नॉलेज देना है ताकि वो अपना फील्ड बेहतर तरीके से चुन सके। ठीक है, और ओवरऑल डेवलपमेंट हो बच्चों का बेसिकली। तो ये है आपका CC। उसके बाद देख लेते हैं, इस पर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी चैनल में जाके देख सकते हैं। अभी देख लेते हैं NCF 2005, इसका भी एक अलग से बहुत बड़ा टॉपिक है आपके सिलेबस में, और इस पर एक अलग से वीडियो भी है आपका, वो भी देख सकते हैं। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इज़ द 4th नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पब्लिश्ड इन 2005 बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन इंडिया। ठीक है, NCERT के द्वारा ये हमारा 4th नेशनल करिकुलम था जो 2005 में लाया गया था। ठीक है, द NCF 2005 सर्व्स एज अ गाइडलाइन फॉर सिलेबस, टेक्स्ट बुक्स एंड टीचिंग प्रैक्टिसेस फॉर द स्कूल्स इन इंडिया। ये लाया गया था, एक गाइडलाइंस दी गई थी, एक रोड मैप था कि किस तरह का आपका सिलेबस होना चाहिए, किस तरह की टेक्स्ट बुक्स होनी चाहिए, किस तरह की टीचिंग प्रैक्टिसेस होनी चाहिए स्कूल्स में। और मेन फोकस क्या था NCF का कि लर्निंग विदाउट बर्डन टू मेक लर्निंग अ जॉयफुल एक्सपीरियंस। लर्निंग को क्या बनाना है? बर्डन नहीं होना चाहिए, एक जॉयफुल एक्सपीरियंस होना चाहिए, जॉयफुल लर्निंग होनी चाहिए क्लासेस में। टू डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, जो बच्चे हैं उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि वो हर चीज़ बेहतर तरीके से कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस आएगा, जॉयफुल लर्निंग होगी तो एक डिग्निटी की फीलिंग आएगी बच्चों के अंदर, अपने ऊपर उनको गर्व महसूस होगा कि वो एक बेहतर योगदान दे सकते हैं सोसाइटी में। उसके बाद टू डेवलप अ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। ठीक है, टीचर सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, सब कुछ चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए क्लास में, कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए, किस तरह से उनको बेहतर समझ में आएगा, किस तरह का करिकुलम होना चाहिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। तो ये मेन पॉइंट्स है कुछ NCF के। इसके अलावा भी आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अलग वीडियो भी बना हुआ है इसके ऊपर। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। ये सारे टॉपिक्स ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इसमें से ही क्वेश्चंस ज़्यादातर वाइवा में पूछे जाते हैं। आगे देख लेते हैं मेजरमेंट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मेजरमेंट क्या है? क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव इन नेचर है। आपको अगर कुछ मेजर करना है, बच्चों को कितना आता है, आप उनको कोई एक टेस्ट दे देंगे और उनको मार्क्स के बेसिस पे हम मेजर कर लेंगे कि हाँ बच्चों को इतना आता है, 50% आता है, 60% आता है। ठीक है, सिंपली मार्क्स बेस्ड होता है, ग्रेड बेस्ड होता है। इन असेसमेंट टीचर गैदर, समराइज एंड इंटरप्रेट डाटा टू डिटरमाइन विच स्ट्रेटजीज टू इम्प्लीमेंट टू फर्दर एनहांस द लर्निंग एक्सपीरियंस। हम बच्चों को असेस तो कर रहे हैं, साथ के साथ उनको हम फीडबैक दे रहे हैं ताकि वो
इम्प्रूव करते रहें। हम उनको गलतियाँ बता रहे हैं और साथ में उनको ये भी बता रहे हैं कि उनको ठीक कैसे करना है, रेमेडी भी दे रहे हैं, डायग्नोस भी कर रहे हैं। ठीक है। इवैल्यूएशन इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच पीपल हैज़ अचीव्ड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। इवैल्यूएशन एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है विच इंक्लूड्स एकेडमिक, नॉन एकेडमिक। इवैल्यूएशन के अंदर आपका मेजरमेंट भी आ जाता है और असेसमेंट भी आ जाता है। इवैल्यूएशन एक वाइडर टर्म है जिसके अंदर आप मेजर भी कर रहे हैं, बच्चों को असेस भी दे रहे हैं, उनको फीडबैक भी दे रहे हैं, उनको ग्रेड्स भी दे रहे हैं और उनको आगे इम्प्रूव करने में भी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है। इवैल्यूएशन इज ए ब्रॉड टर्म और सिर्फ करिकुलम के बेसिस पे नहीं, एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों के बेसिस पे, ओवरऑल डेवलपमेंट पे। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं फॉर्मेटिव और समेटिव भी काफ़ी बार आता है। फॉर्मेटिव, समेटिव असेसमेंट या फिर इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव क्या है? इज़ टू मॉनिटर स्टूडेंट्स लर्निंग ऑन गोइंग फीडबैक, जिसमें हम दे रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, साथ के साथ क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं, साथ के साथ उनको इम्प्रूव भी कर रहे हैं, उनका असेसमेंट भी ले रहे हैं और फीडबैक भी दे रहे हैं। तो ऑन गोइंग प्रोसेस है। और समेटिव क्या है? एट द एंड ऑफ द यूनिट, एट द एंड ऑफ जो आपके मंथली टेस्ट हैं या सेमेस्टर वाइज टेस्ट हैं या ईयरली टेस्ट हैं, जो भी हैं, उनको आप टेस्ट दे करके आप ये जानते हो कि बच्चों को कितना आया है और जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हुआ है कि नहीं। आपका ऑब्जेक्टिव था कि यूनिट में बच्चों को ये चीज़ें समझ आनी चाहिए, इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, तो फिर उसमें आप टेस्ट करते हो बच्चों को कि बच्चों को कितना समझ में आया है। तो ये एट द एंड ऑफ द यूनिट और ये फॉर्मेटिव जो है ऑन गोइंग प्रोसेस है। ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। Constructivism is the theory that says learners construct knowledge rather than just passively take in information. Constructivism से ही पता लगता है कि हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है। नॉलेज को हम बना रहे हैं, खुद से बना रहे हैं। बच्चों को हम छोड़ देते हैं कि आप खुद से, उनको सामान दे दिया, उनको पूरी फैसिलिटीज़ दे दी, अब आप खुद से एक्सपेरिमेंट करके चीज़ों को समझो। ठीक है। खुद से नॉलेज गेन करो अपने एनवायरनमेंट से, अपनी चीज़ों को यूज़ करके। तो वो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम होता है। कंस्ट्रक्टिविज्म सेंट्रल आइडिया इज दैट ह्यूमन लर्निंग इज कंस्ट्रक्टेड, दैट लर्नर्स बिल्ड न्यू नॉलेज अपॉन द फाउंडेशन ऑफ प्रीवियस नॉलेज। आपको जितनी नॉलेज है उसी का यूज़ करके आप और नॉलेज एक्वायर करते रहते हैं। ठीक है। ये हो गया कंस्ट्रक्टिविज्म। अभी ये तो थे कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो मुझे लगे कि आ सकते हैं और पिछले वाइवा में पूछे भी गए हैं। ठीक है। इसके अलावा भी मेन चीज़ क्या होती है कि आपने जो प्रैक्टिकल फाइल्स बनाई हैं, तो प्रैक्टिकल फाइल्स को आप एक बार ज़रूर देख लें। कौन कौन से लेसन्स प्लान्स आपने बनाए हैं, आपका सब्जेक्ट कौन सा है, उसके ऊपर थोड़ा सा आपका पकड़ होनी चाहिए। आपके कौन कौन से सब्जेक्ट से, ये कभी कभी मैंने सुना है कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं फर्स्ट और सेकेंड ईयर के बच्चों को कि कौन अपने सब्जेक्ट के नाम बताइए। तो कभी कभी बच्चा फंबल हो जाता है कि सब्जेक्ट के नाम ही याद नहीं आते हैं, तो वो थोड़ा रिवाइज़ कर लीजिएगा। फर्स्ट और सेकेंड ईयर में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, आपका मेन सब्जेक्ट कौन सा है वो, और आपने मान लो आपका इंग्लिश है या मैथ्स है या साइंस है, जो भी है, उसमें कोई एक दो टॉपिक आप अच्छे से तैयार करके जाना जिसके बारे में आप बता सको। जैसे इंग्लिश में नाउन्स वगैरह हो गए, मैथ्स में फ्रैक्शन, फार्मूलाज, फोटोसिंथेसिस, साइंस में हो गए डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह। तो 2-3 टॉपिक अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड अपने थोड़े से पकड़ लेकर जाना, ताकि अगर आपको बोला जाए तो आप थोड़ा सा डिफाइन कर सको। ठीक है। क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर प्रैक्टिकल फाइल्स, जो भी लेसन प्लान्स आपने बनाए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जो भी प्रैक्टिकल फाइल्स आपने बनाई हैं उसमें आपने क्या क्या लिखा है, थोड़ा सा अभी एक और वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम प्रैक्टिकल फाइल्स को पूरा डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्रैक्टिकल फाइल्स हैं, कितनी प्रैक्टिकल फाइल्स हैं, उसमें क्या क्या लिखा है, किस किस तरह के लेसन प्लान्स होते हैं। वैसे तो लेसन प्लान को जब आपने बनाए होंगे या नहीं भी बनाए तो 1-2 बार बना लेना या वीडियोस देख लेना, मैंने भी बनाए हैं लेसन प्लान, वो देख लेना। तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछ लिए जाएंगे। बाकी देखिए प्रैक्टिकल फाइल्स में वाइवा में बहुत ही अनसर्टेन रहता है, वैसे तो इन्हीं से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाएंगे। बाकी आपका वहाँ उसी वक्त आपको, अगर आपके टॉपिक्स क्लियर हैं, अगर आपको ये सब चीज़ें क्लियर है ना, तो आप इजीली किसी भी क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे कि आपको क्लास में किस तरह के एड्स यूज़ करने चाहिए, अगर कोई डिसेबल बच्चा है या कोई डिफ़िकल्ट बच्चा है उसको आप कैसे टैकल करेंगे। तो इस तरह की कुछ बेसिक क्वेश्चंस किसी भी तरह से टीचर पूछ सकता है। तो आई होप आप लोग उन सब का आंसर ईजिली दे देंगे। अगर आपको बेसिक नॉलेज भी होगी इन सब टर्म्स की तो आप यूज़ करके दे सकते हैं। ठीक है। तो ये थे हमारे आज का वीडियो।
इसके बाद मैं कोशिश करूँगी प्रैक्टिकल्स के ऊपर एक और वीडियो बनाने का। तब तक के लिए आप ये रिवाइज़ कर लीजिएगा, वाइवा कभी भी हो अच्छा ही होगा। तो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।